गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 29 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। शुरू करेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर को, लेकिन पहले क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट रुआंग वोल्केनो में विस्फोट हुआ। माउंट रुआंग वोल्केनो किस देश में स्थित है? सेकंड क्वेश्चन, हर साल वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है और धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? तीन क्वेश्चन को नोट कीजिए, मिड वीडियो में और भी क्वेश्चन एड ऑन होंगे तो ध्यान से एंड तक बने रहिए। शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए 29 अप्रैल के करंट अफेयर का। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आपको पता है हमने लास्ट सेशन में भी एक ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के ही ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है वो? उसेन बोल्ट, जमैका के धावक हैं। इनके अलावा एक और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के, और ये बने हैं युवराज सिंह। आंसर हो जाएगा आंसर ए। युवराज सिंह को आप सभी जानते हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। 2011 वर्ल्ड कप में काफी अच्छी पारी खेली थी, जिस साल हमने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। तो अब आईसीसी ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसेन बोल्ट के साथ। ये जो वर्ल्ड कप है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएसए में संयुक्त रूप से जून मंथ में आयोजित किया जाएगा। 1 से लेकर 29 जून तक इसका आयोजन किया जाने वाला है वेस्ट इंडीज और यूएसए में। ओके, नॉर्मली हमको युवराज सिंह के बारे में थोड़ी सी डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जमैका के उसेन बोल्ट में आपको बता ही चुका था। एक क्वेश्चन भी था हमारा, मैंने आपको मिड वीडियो में दिया था कि उसेन बोल्ट किस देश से हैं, तो ये जमैका से धावक हैं। ओके, ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं। और अब इनके साथ एक और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टी20 वर्ल्ड कप में, ये हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह भारत के पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था खेलों में इनकी उपलब्धियों के कारण 2012 में, और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें 2014। डन। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 में ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं की टीम इवेंट में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? पहले तो ये समझ लीजिए कि तीनों ही खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये आर्चरी के खिलाड़ी हैं। ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर। अब इन्होंने टीम इवेंट में शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी। ओके, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप के नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आयोजन हुआ है शंघाई में, और तीनों महिलाओं ने महिला इवेंट में, या तीनों हमारी जो आर्चर्स हैं, इन्होंने महिला इवेंट में, टीम इवेंट में, महिलाओं की टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है आर्चरी में। ओके, तो यहां पर यह चीज डन हो जाती है। देखिए, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में इटली की महिला टीम को हराकर इस गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है टीम इवेंट में। अब ये तो हो गया एक मेडल। देखिए, यहां पर एक खिलाड़ी को आप याद रखिएगा, ज्योति सुरेखा वेन्नम को। ठीक है, इन्होंने यहां एक मेडल जीत लिया। ओके, अब जो अदर मेडल आए हैं उनमें देखिए, मिक्स्ड टीम इवेंट में ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने गोल्ड जीता। कंपाउंड मेंस टीम इवेंट में अभिषेक, प्रथमेश और प्रियांश ने भी गोल्ड अपने नाम किया। और विमेंस इंडिविजुअल इवेंट में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड जीता है आर्चरी में। तो ज्योति सुरेखा वेनम ने देखिए 3 गोल्ड अपने नाम किए। ओके, अब दीपिका कुमारी के बाद एक ही वर्ल्ड कप में, एक ही आर्चरी वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड जीतने वाली ये भारत की दूसरी तीरंदाज, भारत की दूसरी महिला आर्चर, जिन्होंने एक ही इवेंट में 3 गोल्ड जीते, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ज्योति सुरेखा वेनम को स्पेशली याद रखिए, इंडियन आर्चर है ना। यहां पर शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप की बात करें तो आयोजन देखिए, ये तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 का फर्स्ट राउंड है जो कि शंघाई में आयोजित हुआ है। तो ये शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप है।
आयोजन पूरे वर्ल्ड कप का, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 का 23 अप्रैल से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक किया जाने वाला है और पूरा मिक्स करके एक मेडल टैली तैयार की जाएगी। पहला राउंड हुआ है कहां पर? शंघाई में, जहां पर ये गोल्ड या अलग अलग मेडल इंडिया में आए। ओके, चर्चित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें तो इसे शुरू किया गया था अक्टूबर 2023 में, लास्ट ईयर। अब है क्या, पहले इसको समझेंगे। देखिए, अक्टूबर 2023 में से शुरू किया गया था और कुछ समय पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ बदलाव किए हैं और अधिसूचना भी जारी की है। हाल ही में काफी सारे जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो संगठन है, वो इस योजना का, इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। पहले ये समझेंगे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, गवर्नमेंट एक क्रेडिट प्रोग्राम लाई थी जिसके तहत ऐसी कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल, व्यक्ति, संगठन जो कि पर्यावरण को हेल्प करता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करता है, पौधे लगाता है, तालाबों का निर्माण करवाता है, अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण करता है। तो ऐसी संस्थाओं को, कंपनियों को एक ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। ओके, पॉइंट आप समझ लीजिए, ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। अब उससे क्या होगा? अब उससे यह होगा कि एक कंपनी को ग्रीन क्रेडिट मिल गया, मान लो, क्योंकि उसने पेड़ लगाए थे बहुत सारे एक एरिया में, बंजर भूमि पर। अब ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से अगर उस कंपनी को कहीं और अपना कुछ प्लांट लगाना है और वो वन एरिया में आ रहा है, तो जो गवर्नमेंट है उस वन क्षेत्र को या उन पर्टिकुलर पेड़ों को ग्रीन क्रेडिट के आधार पर काटने की उस कंपनी को अनुमति दे देगी। इससे एक और चीज है, अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने बहुत सारे पेड़ लगाए, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए काम किया, एनवायरमेंट के लिए काम किया, और उसके पास काफी सारे ग्रीन क्रेडिट हैं, उसके पास इकट्ठा हो गए, उसने 150 पेड़ लगाए और 150 उसके पास, मान लेते हैं, ग्रीन क्रेडिट उसके पास इकट्ठे हो गए। अब ऐसे केस में अगर कोई कंपनी है जिसको कहीं पर अपना प्लांट लगाना है, उसको 150 के समथिंग पेड़ काटने, अब वो तो दूसरी जगह पेड़ लगाएगी, फिर वो बड़े होंगे, फिर गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड एक संस्था मूल्यांकन करेगी, फिर ग्रीन क्रेडिट देगी, तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसे केस में वो जो कंपनी है वो उस इंडिविजुअल से जिसके पास 150 ग्रीन क्रेडिट है, क्योंकि उसने 150 पेड़ लगाए थे, तो उससे वो खरीद सकती है पैसा देके, और फिर वो कंपनी उसको यूज कर लेगी। ग्रीन क्रेडिट के आधार पर वो पेड़ काट देगी और गवर्नमेंट को बोल देगी हमारे पास तो ग्रीन क्रेडिट है, क्योंकि किसी ने तो लगाए थे, हमने उसको उसका भुगतान किया। अब इससे होगा क्या? इससे एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि भाई इससे व्यवसायीकरण हो जाएगा वन क्षेत्रों का। कंपनियां, कोई भी इंडिविजुअल इसका व्यवसायीकरण में यूज करेंगे, पैसा कमाने के लिए भी यूज कर सकते। भाई मैंने 150 पेड़ लगा दिए, मेरे पास, अब मैंने 500 पेड़ लगा दिए क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं, अब मेरे पास 500 ग्रीन क्रेडिट हो गए इकट्ठा गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं किसी भी कंपनी के साथ डील कर सकता हूँ कि भाई तुमको 500 पेड़ काटने, कहीं पे भी अपना प्लांट लगाओ, जो करना हो ये लो, मेरे से खरीद लो। तो इसलिए काफी सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जिस कारण ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अभी सुर्खियों में है। अक्टूबर 2023 में गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली लॉन्च किया था। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 100 से अधिक इन्वायरमेंट से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन मांग कर रहे हैं कि भाई इसको खत्म किया जाए, यह पर्यावरण के खिलाफ है, वनों में रहने वाले जो समुदाय के लोग हैं उनके भी खिलाफ है, क्योंकि उनके जो अधिवास है इसके द्वारा खत्म होता हुआ दिखाई देगा। जंगलों की अंधाधुंध कटाई को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, व्यवसायीकरण हो रहा है जंगलों का। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और संस्थाओं को उनके सकारात्मक पर्यावरणीय योगदान के लिए पुरस्कृत करना, ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से इस योजना का उद्देश्य। ओके, 8 प्रकार की अलग अलग एक्टिविटीज शामिल है जिसके आधार पर ग्रीन क्रेडिट दिया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए, किसी ने पेड़ लगाए हैं, वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, सतत एग्रीकल्चर, और जो अवशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट है इसके आधार पर, वायु प्रदूषण में अगर कोई कमी लाने के लिए काम कर रहा है, मैंग्रोव संरक्षण का कोई काम कर रहा है, तो इस आधार पर ग्रीन क्रेडिट दिया जा सकता है। यहां पर अब आपके दिमाग में आएगा कि ग्रीन क्रेडिट की गणना का मूल्यांकन कौन करेगा? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को ऑथराइज किया गया है कि वो हरित क्रेडिट की गणना को परिभाषित करे कि कैसे, किस आधार पर, मतलब पेड़ कितने बड़े होना चाहिए, कितने हरे भरे होना चाहिए, क्या पेड़ों को लगाकर ऐसा तो नहीं कहीं छोड़ दिया है इन्होंने बस
नाम के लिए पेड़ लगा दिए, बड़े हुए नहीं, है ना, और ये दूसरे जंगल काटने चले गए। तो ये पूरी गणना कौन करेगा? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। यहां पर हमारा क्वेश्चन ये था कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया। अभी इसका विरोध किया जा रहा है काफी सारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के द्वारा, तो ये अभी सुर्खियों में है। एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों, डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक का आयोजन किया गया है हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में। आंसर डी हो जाएगा। ये रक्षा मंत्रियों की बैठक है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इस संस्था के जितने भी मेंबर है उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की ओर से जो डेलीगेशन ग्रुप गया था उसको लीड किया है भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने। ओके, और गिरिधर अरमाने ने या फिर इस डेलीगेशन के ग्रुप ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस अप्रोच की बात कही है। इसके अलावा एससीओ के रक्षा मंत्री, जो भारत का G20 के तहत स्लोगन था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको अपनाने पर भी विचार कर रहे हैं और सहमत हुए हैं। तो यहां पर हमारे से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। इस संगठन की बात करें तो यूरोप और एशिया के 9 देशों का एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। आपस में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए प्रयासरत इस संस्था की स्थापना 2001 में की गई थी और हेडक्वार्टर चाइना में। 9 मेंबर कंट्री में इंडिया, तजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान शामिल है। एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में, जो कि मेंबर भी है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम किस देश का मिसाइल सिस्टम है? तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है, ये अमेरिका का मिसाइल सिस्टम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि भाई वो अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और अपना नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देंगे, और इसके अलावा यूक्रेन को रशिया के साथ वॉर में मदद के लिए 6 अरब डॉलर की सैन्य मदद भी अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली है। तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम दोनों ही अमेरिका के बहुत ही उन्नत डिफेंस सिस्टम हैं, जो कि ये अब यूक्रेन को देने वाला है। ठीक है, यूक्रेन रूस के खिलाफ सैन्य मजबूती के लिए इसका यूज करेगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की एक प्रणाली है जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियन ने विकसित किया है। किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास। फीफा, ठीक है, फीफा ने प्रसिद्ध कंपनी अरामको को फीफा टूर्नामेंट का स्पॉन्सर घोषित किया है। अरामको किस देश की कंपनी है? तो अरामको ये कंपनी है सऊदी अरब की। सऊदी अरब की बहुत ही फेमस तेल कंपनी है। सऊदी अरब की लिस्टेड तेल कंपनी है, बहुत ही बड़ी तेल कंपनी है अरामको, जो जिसे हाल ही में फीफा के सभी टूर्नामेंट का स्पॉन्सर घोषित किया गया। ठीक है ना, तो सऊदी अरब की प्रसिद्ध तेल कंपनी अरामको को फीफा टूर्नामेंट का स्पॉन्सर घोषित किया गया, और अब अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के जितने भी टूर्नामेंट होंगे सबको स्पॉन्सर करने वाली है। स्पॉन्सरशिप मिली है फीफा टूर्नामेंट के लिए अरामको को 2027 तक। ठीक है, कहाँ की तेल कंपनी है? तो सऊदी अरब की बहुत ही प्रसिद्ध तेल कंपनी है अरामको। यहाँ पर फीफा के बारे में नॉर्मली हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। फुटबॉल खेलों को कंट्रोल करने वाली इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है, और जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के प्रमुख या अध्यक्ष के पद पर है। वर्ष 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 में वायुसेना के 51 योद्धाओं को प्रेसिडेंट अवार्ड से या प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने? 51, जो कि इंडियन एयरफोर्स से आते हैं। तो भारतीय वायुसेना
का अलंकरण समारोह आयोजित हुआ है 26 अप्रैल को 2024 में। राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर जो कि नई दिल्ली में है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। और समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख जो कि एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी है, इन्होंने 51 वायुसेना के योद्धाओं को प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो प्रेसिडेंशियल पुरस्कार है, दिए इनके द्वारा गए हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल पुरस्कार है। तो 51 वायुसेना के योद्धाओं को यह पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा। इन विजेताओं में 3 युद्ध सेवा पदक दिए गए, 7 वायुसेना पदक दिए गए और इसके अलावा 13 वायुसेना पदक ये वीरता के लिए थे, ये वीरता के अलावा थे। और 28 विशिष्ट सेवा पदक से 51 वायुसेना के योद्धाओं को सम्मानित किया गया। ऑल ओवर नंबर याद रखिएगा, ये कितने हैं? 51। तो वेरिएशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल ओवर 51। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो कैम्ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन ने कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से या सम्मानित करने की घोषणा की है या इसके लिए नामित किया है जीना जस्टन को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि जीना जस्टन इंडियन मूल की है, भारत की है। केरल के तिरुवनंतपुरम की जीना जस्टन को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए हाल ही में नामित किया गया है। जीना जस्टन वर्तमान में देखिए यूएई में एक स्कूल है, ओवर ऑन इंग्लिश हाई स्कूल, यहां पर एक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है, जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से। मतलब कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इन्हें दिया जाएगा। कैम्ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो पुरस्कार है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों को पूरे वर्ल्ड में कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। इस बार ये जो पुरस्कार है इंडिया के पास आया है। भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है जीना जस्टन, जिन्हें 2024 में कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने स्पेस क्राफ्ट शेनझोउ 18 लॉन्च किया है? देखिए नाम से समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पर शेनझोउ किसकी लैंग्वेज मिल रही है? चाइना की। तो ये स्पेस क्राफ्ट है शेनझोउ 18। शेनझोउ सीरीज का 18वां स्पेस क्राफ्ट है, जो कि हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके माध्यम से होगा क्या? तो देखिए चीन के रेगिस्तान में उसका एक सैटेलाइट सेंटर है, स्पेस सेंटर है, ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। यहां से इसने स्पेस क्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया और इसके माध्यम से 3 एस्ट्रोनॉट को तियागोंग स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। अंतरिक्ष में चाइना का एक स्पेस स्टेशन है, तियागोंग स्पेस स्टेशन। यहां पर इसने 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा है। ठीक है, अभी तक हमने एस्ट्रोनॉट डायरेक्ट नहीं भेजे हैं, मतलब हमने इसरो ने डायरेक्ट नहीं भेजे हैं कभी भी एस्ट्रोनॉट, तो उस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है ना, चाइना भेज चुका है। शेनझोउ 18 को इसने हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में लेकर गया। ठीक है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन स्पेस में स्थापित चीन का एक स्पेस स्टेशन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित आटाकामा डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? काफी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अधिकतर इसका जो क्षेत्र है वो चिली देश में फैला हुआ है, कुछ और देशों की सीमाओं के अंदर भी एंटर होता है, पर इसीलिए महाद्वीप से क्वेश्चन आता है। तो आटाकामा डेजर्ट कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर आपको यहाँ पर मैप क्लियर दिख रहा है तो ये आटाकामा है, ये आप देखेंगे ये चिली है ना, तो अधिकतर इसका हिस्सा चिली में। बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना के कुछ एरिया में भी ये फैला हुआ। तो महाद्वीप याद रखिए, कौन सा महाद्वीप है आटाकामा डेजर्ट? तो ये महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने आटाकामा मरुस्थल में 13 फीट नीचे सूक्ष्म जीवों का एक पूरा बायोस्फीयर खोजा है। ठीक है ना, आटाकामा मरुस्थल में सतह से 6.6 फीट या फिर कम से कम 13 फीट के नीचे गहराई में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का एक पूरे समुदाय की खोज की गई है।
ये जो सूक्ष्म जीवों का समुदाय है, ये पूरा एक बायोस्फीयर या पूरा एक इकोसिस्टम को डेवलप करके रखा हुआ है। तो सूक्ष्म जीवों का एक समुदाय पूरा की पूरा बायोस्फीयर से खोजा गया रिसर्चर्स के द्वारा आटाकामा के डेजर्ट में, जिसके कारण अभी आटाकामा का डेजर्ट काफी सुर्खियों में था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चिली देश में इसकी स्थिति अधिकतर देखने को मिलती है। विश्व के सबसे शुष्क ड्राइस्ट डेजर्ट में गिना जाता है। बहुत कम वर्षा होती है आटाकामा के डेजर्ट में। ठीक है, तो यहां पर हमने 29 अप्रैल के सभी करंट अफेयर समझे। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को, उनको करेंगे एक बार रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया? नीदरलैंड। ओके, सही है हमारा आंसर। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? तो यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षितः। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली बहुउद्देश्य हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट या परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। इन्हें यक्षगान के लिए जाना जाता था। कर्नाटक की एक नृत्य या नाट्य शैली है। किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 जारी की गई? तो फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया। चर्चा में रहा कॉलेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है भारत के हरियाणा राज्य में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को नियुक्त किए गए? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित है। हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाने वाला है इटली में। आंसर बी। अब आ जाएं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर। मैंने आपको बताया था। हाल ही में खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है। ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। और फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में नेपाल में किया गया। और उसेन बोल्ट का क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, वो जमैका के धावक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो यहां पर हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लिया। आज के करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। अपडेट देता हूं, रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए रेलवे की टारगेट बैच अवेलेबल है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक भी है। और इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका प्रिपरेशन पूरा तैयार है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको रेलवे के लिए 20,000 प्लस MCQs आने वाली एग्जाम के लिए जो जो पूछे जा सकते हैं, उनका पूरा एक बल्क आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।